नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से सी सेट। और ये जो सी सेट का हमारा कोर्स है वो अगर 24 में आप देना चाहते हैं यूपीएससी एंट्रेंस का एग्जाम या 25 में देना चाहते हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि संख्या पद्धति का जो वेटेज है वो सी सेट में लगातार बढ़ते जा रहा है। 2019 से 2020, 21, 22, 23 का अगर मैं पेपर देखूं तो लगातार संख्या पद्धति का वेटेज बढ़ते जा रहा है। तो संख्या पद्धति से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम लिंक को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। अनअकैडमी है ना, अनअकैडमी अंडरस्कोर IMITIYAZ ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। आप सभी लोग इससे जुड़ जाइएगा, जहां पे आपको क्लास के नोट्स, क्लास की पीडीएफ, क्लास की सारी जानकारी इस टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। तो आप इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। चलिए पहले मैं बता दूं संख्या पद्धति में क्या होता है ना। संख्या पद्धति की मैं पहली चीज बता दूं। पहले संख्या पद्धति में मैं बताता हूं कि ये जो कोई भी हम संख्या बनाते हैं तो उसमें जो मैं अंक यूज करता हूं वो 0 से 9 है ना। कोई भी अगर मैं संख्या बनाऊंगा तो उसमें जो अंक यूज करूंगा दोस्तों है ना, उसमें जो अंक यूज करूंगा वो 0 से 9। 0 से 9 मतलब टोटल कितने अंक हो गए? 10। इसलिए इसको हम कहते हैं दाशमिक पद्धति। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? दाशमिक पद्धति। दाशमिक पद्धति का मतलब यह हुआ कि आप जो नंबर यूज कर रहे हैं वो 0 से 9 टोटल 10 अंकों का यूज कर रहे हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे अंक है, इनको हम अंक कहते हैं। और इनको मिलाने के बाद जो भी नंबर बना, जैसे 234 है ना, 234। तो दोस्तों यहां वाला जो सबसे पहले अंक होता है इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। ये जो अंक होता है इसको हम कहते हैं इकाई का अंक। मतलब हम जो बात करते हैं वो दाशमिक पद्धति में बात करते हैं, दाशमिक पद्धति में। और ये जो आगे आ गया वो दहाई का अंक है ना, दहाई का अंक, दहाई का अंक है ना। और ये वाला जो आ गया इसको हम कहते हैं सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक। 1000, 10,000, 1,00,000। हर अंक की दो चीज होती है, हर एक अंक की दो चीज होती है। एक वास्तविक मान होता है और एक अस्थानीय मान होता है। हम दाशमिक पद्धति में अगर हम बात कर रहे हैं तो हर एक अंक की दो चीज होती है बेटा। एक वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान है ना, एक हमारा होता है वास्तविक मान, एक हमारा होता है वास्तविक मान और एक हमारा होता है अस्थानीय मान। मतलब हर एक अंक के स्थान की वैल्यू होती है। वास्तविक मान को हम फेस वैल्यू कहते हैं, अस्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। वास्तविक मान जो होता है वो चेंज नहीं होता है, हर एक अंक का वही वास्तविक मान होता है जो अंक होता है। जैसे मैं 3 का वास्तविक मान कहूं, 3 का अगर मैं वास्तविक मान बोलूं तो 3 का वास्तविक मान दोस्तों 3 ही होगा। अगर मैं 4 का वास्तविक मान बोलूं कि 4 का वास्तविक मान क्या होगा, 4 का वास्तविक मान क्या होगा, तो 4 का वास्तविक मान भी क्या होगा? 4 होगा। 2 का वास्तविक मान क्या होगा? 2 का वास्तविक मान क्या होगा? तो 2 का वास्तविक मान 2 होगा। हर एक अंक का वास्तविक मान होता है। वास्तविक को हम कहते हैं फेस वैल्यू, जो चेहरे पे है वही है, मतलब बदलेगा नहीं। हर एक अंक का वास्तविक मान सेम होता है, चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। जैसे मैं यहां पे समझा रहा हूं कि मैंने एक अंक लिया, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी ये जो अंक है 12,345 है। हम जो बात कर रहे हैं वो दाशमिक पद्धति की बात कर रहे हैं, जहां पे जो टोटल अंक होता है 0 से 9, यानी 10 अंकों का यूज करके हमने एक पद्धति बनाया जिसको हम दाशमिक पद्धति कहते हैं ना। 10 अंकों का
प्रयोग करके, है ना, 10 अंकों का प्रयोग करके हम एक पद्धति बनाए जिसको हम कहते हैं दार्शनिक पद्धति, जिसको हम कहते हैं दार्शनिक पद्धति। दोस्तों ये बहुत मायने रखता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 अंक है, इनको हम कहते हैं अंक। और इस हर एक अंक की दो चीज होती है, एक वास्तविक मान होती है, एक अस्थानी मान होती है। मैंने अभी डिस्कस कर लिया कि वास्तविक मान चेंज नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि 5 का वास्तविक मान क्या होगा, चेंज बिल्कुल नहीं होगा। 5 का वास्तविक मान जो होगा वो 5 ही होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 4 का वास्तविक मान क्या होगा, 4 का वास्तविक मान भी क्या होगा दोस्तों, 4 ही होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 3 का वास्तविक मान क्या होगा, 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा। और 2 का वास्तविक मान क्या होगा, 2 का वास्तविक मान 2 होगा, 2 का वास्तविक मान 2 होगा। और 1 का वास्तविक मान 1 होगा, और 1 का वास्तविक मान 1 होगा। मतलब हर एक अंक का वास्तविक मान होगा जो चेंज बिल्कुल नहीं होगा, सेम होगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई। हर एक का अंक का वास्तविक मान होता है जो चेंज नहीं होता है। 5 का वास्तविक मान 5, 4 का वास्तविक मान 4, 3 का वास्तविक मान 3, 2 का वास्तविक मान 2 और 1 का वास्तविक मान 1 होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, अस्थानी मान। स्थान, ये डिपेंड करता है कि हमारा अंक किस स्थान पे है। क्या हमारा अंक इकाई पे है, क्या हमारा अंक दहाई पे है, क्या हमारा अंक सैकड़े पे है, क्या हमारा अंक हजार पे है। हमारा अंक किस स्थान पे है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष स्थिति के कारण बदल जाता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे देखिएगा, ये मैंने अंक वही लिया 1 2 3 4, तो 4 का स्थानीय मान क्या है, मैंने अंक जो लिया 1234 यानी 1234, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए पहली चीज पूछेगा 4 का स्थानीय मान क्या होगा, सेकंड पूछेगा कि भैया 3 का स्थानीय मान क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 का स्थानीय मान क्या है। नेक्स्ट पूछेगा कि 2 का स्थानीय मान क्या है ना, 2 का प्लेस वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पूछेगा कि 1 का स्थानीय मान क्या है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये पूछेगा। तो 4 का स्थानीय मान, 4 कहां पे है दोस्तों, इकाई पे है। इकाई मतलब 1 का स्थान रखता है, 1 का, 4 इंटू 1 बराबर 4। तो जो 4 है वो इकाई है, 1 का वैल्यू रखता है। जो 3 है आपका वो दहाई पे है, यानी वो 10 की वैल्यू रखता है, 3 इंटू 10 यानी वो 10 की वैल्यू रखता है, इकाई दहाई। ये आपका आ जाएगा सैकड़े पे, सैकड़े पे। ये इकाई की वैल्यू रखता है, ये दहाई की और ये सैकड़े की, यानी 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 से कितना जाएगा 200। इकाई दहाई सैकड़ा, और ये रखता है 1000 की वैल्यू, ये रखता है 1000 की वैल्यू। तो 1 इंटू 1000 यानी आ जाएगा 1000। ठीक है, तो 4 का जो स्थानीय मान है वो 4 है, 3 का जो स्थानीय मान है वो 30 है, 2 का स्थानीय मान 200 है और 1 का स्थानीय मान 1000 है। मतलब इकाई पे है 1 से मल्टीप्लाइड होगा, दहाई पे है 10 से मल्टीप्लाइड होगा, सैकड़े पे है 100 से मल्टीप्लाइड होगा, 1000 पे है 1000 से मल्टीप्लाइड होगा। अगर मैं ऐड करूं, देखो 1000 ऐड करूं प्लस 200 प्लस 30, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं दोस्तों,
प्लस 4 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। बन गया आपका अंक, बन गया 1234, 1234 बन गया। तो हर एक अंक की दो वैल्यू होती है, एक वास्तविक मान होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। फेस कभी चेहरा चेंज नहीं होता, हर एक अंक का वही वास्तविक मान होता है। और एक हमारा होता है स्थानीय मान, कि अंक किस स्थान पे है, इस पे डिपेंड करता है। क्या अंक इकाई पे है, 1 से मल्टीप्लाइड होगा। क्या अंक दहाई पे है, 10 से मल्टीप्लाइड होगा। क्या अंक सैकड़े पे है, 100 से मल्टीप्लाइड होगा। क्या अंक की वैल्यू 1000 पे है, 1000 से मल्टीप्लाइड होगा। 10,000 पे होगा, 10,000 से मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, जैसे 3 के वास्तविक मान क्रमशः 3 है, लेकिन दहाई और सैकड़े के स्थान पर होने के कारण अंक 3 के स्थानीय मान, इस 3 का मान 30 है और इस 3 का मान, अच्छा ये 3 है ना। तो जो भी वैल्यू होगा उस पे रखा गया। ठीक है, देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, यहां पे समझिएगा इसको अच्छे से। मैंने लिखा ABC, ABC ये एक 3 अंक का अंक है। 3 अंक का मैंने अंक मान लिया कि A की वैल्यू 1 से 9 हो सकती है, B की वैल्यू 0 से 9 हो सकती है और C की वैल्यू भी 0 से 9 हो सकती है। अगर ये 3 अंक का है दोस्तों, ये 3 अंक की संख्या है, ये अगर 3 अंक की संख्या है तो A की वैल्यू 0 नहीं हो सकता। A की वैल्यू जो होगा वो 1 से 9 के बीच में हो सकता है, 1 से 9 के बीच में हो सकता है। B की वैल्यू जो होगा है ना 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और C की भी वैल्यू 0 से 9 हो सकती है। क्योंकि मैं लिखूंगा 0 1 2, अगर मैंने 3 अंक की एक संख्या लिखी 0 1 2, 0 1 2 का मतलब 1 2 ही है, ये 2 अंक की ही संख्या है। 0 आने से वो 3 अंक नहीं बदलेगा, है ना। तो अगर ये 3 अंक की संख्या है तो A 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 आ जाएगा तो ये 2 अंक की संख्या होगी। अच्छे, C की वैल्यू क्या है, C का स्थानीय मान, C का स्थानीय मान, C आपका इकाई पे है, इकाई दहाई इकाई पे है, यानी 1 से मल्टीप्लाइड, तो ये आ जाएगा C। C आपका, C का स्थानीय मान इकाई पे है। अच्छा, B का स्थानीय मान, B दहाई पे है, B आपका दहाई पे है, तो B 10 से मल्टीप्लाइड होगा, सो ये आ जाएगा 10B। B 10 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये आ जाएगा 10B। और A आपका सैकड़े पे है, तो A का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, A का स्थानीय मान क्या होगा, फटाफट बताइए, है ना। मैं ऐसे जस्ट आपको समझा रहा हूं कि A 100 से मल्टीप्लाइड होगा तो A का स्थानीय मान 100A होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C लिख सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि अल्फाबेट्स में भी होगा तो क्या वैल्यू होगी, है ना। क्योंकि आजकल संख्या पद्धति में अल्फाबेट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो अगर इंग्लिश के अल्फाबेट्स में होगा तो क्या वैल्यू होगी, तो ये मैंने बता दिया। बाकी देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कि संख्या आपको दे दिया है 4 2 8 6, 4 2 8 6 3 0 1 5 में 6 का स्थानीय मान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, स्थानीय मान पूछा है, वास्तविक मान नहीं पूछा है, स्थान की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है और ये 10,000 है। तो 6 का स्थानीय मान किससे मल्टीप्लाइड होगा, एक बार देख लीजिए। 6 का स्थानीय मान 6 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाइड होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में 4 जीरो आएंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। करेक्ट जवाब इसका बी है, करेक्ट जवाब इसका बी है। हर एक अंक का स्थानीय मान होता है, बिल्कुल मैं बेसिक चीज बता रहा हूं, मुझे पता है ये आपको कई लोगों को पता भी होगा। अच्छा, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, 5 इकाई पे है
तो 1 से मल्टीप्लाइड होगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, और 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 आपका दहाई पे है, तो 1 इंटू 10 से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं 5 का पूछूं तो 5 इकाई पे है, 1 से मल्टीप्लाइड होगा, 1 दहाई पे है, 10 से मल्टीप्लाइड होगा। अच्छा, 3 का स्थानीय मान क्या आएगा, 3 का स्थानीय मान 3 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 इंटू 3 से कितना आएगा, 3000। ये कितना आ जाएगा, 3000। तो ये यहां पे हर एक अंक की वैल्यू है, हर एक अंक का स्थानीय मान है, हर एक अंक का वास्तविक मान है। इसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक है, ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि संख्या 4 4 5 6 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, 5 देखिए क्या है, 5 का स्थानीय मान बराबर इकाई दहाई, 5 दहाई पे है, 10 से मल्टीप्लाइड होगा, 5 इंटू 10 से 50 आ जाएगा। करेक्ट जवाब इसका ए आ गया। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए क्या बातें समझ में आ रही हैं आप सभी को। चलिए, बातें समझ में आ रही, फटाफट बात करते रहिए। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्या के टाइप्स क्या होते हैं। ये बड़ा जानना जरूरी है दोस्तों, है ना, कि संख्याओं के प्रकार क्या है, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहला प्राकृतिक संख्या दिया है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जहां पे हम वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। स्टार्टिंग 1 से होता है, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, कैपिटल एन से 1 2, जिनको हम काउंट और गणना कर सकते हैं, वो सारी संख्याएं हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। तो वस्तुओं की गणना करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन संख्याओं की गणना होती है, जिसे हम 1 2 3 4 5 कहते हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते हैं, शून्य को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, है ना। तो जहां पे हम गणना कर सकते हैं, जहां पे हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं दोस्तों। और ये 1 से स्टार्ट होता है ना, याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं। इसमें मैं 2-3 इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, इसको फटाफट नोट कर लें कि सम पहली n प्राकृतिक संख्या का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना, ये हमें दे दिया। तो मान लो प्राकृतिक संख्या 1 है, प्लस 2 है, प्लस 3 है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उनको जोड़ दो, 5 है, प्लस 6 है। देखिए, इसमें क्वेश्चंस तो आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज होके जरूर आता है, हर साल यूपीएससी के सी सेट में आता है दोस्तों। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग, पहली मतलब स्टार्ट आपका 1 से होना चाहिए। अगर आपका स्टार्ट 1 से नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं करेगा। आपका स्टार्ट पहली प्राकृतिक संख्या से होनी चाहिए, और बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या का गैप नहीं होना चाहिए, और बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n बराबर n प्लस 1/2। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10, 1 से 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। आपको एक साथ छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि 1 से लेके 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है कि 1 से है, जी हाँ 1 से है, और सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं
बीच में ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या नहीं छूटा है, तो जो n है वो लास्ट वाला प्राकृतिक संख्या है। तो n यहां पे लास्ट में क्या है 10। अब यहां पे रख दीजिए n की जगह 10 और 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2, 2 को 10 से करेंगे 5, 11 इंटू 5। यानी अगर मैं 1 से 10 प्राकृतिक संख्या को ऐड करूं, यहां पे भी इसको समझिएगा, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं इसलिए समझिएगा कि 1 से 10 प्राकृतिक संख्या को ऐड करूंगा। अगर मैं 1 से 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग करूंगा तो उसका सम 55 आएगा। करके देख लीजिए, 10 9 19 8 27 36 42 47 51 54 56 और 1 10 9 19 8 27 27 34 40 45 49 52 54 और 1 55 है ना। ऐसे भी करेंगे तो 55 आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो फटाफट एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 50, 1 से 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस 1 से 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? आपको यहां पे 2 क्वेश्चन पूछा है कि 1 से लेके 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा और 1 से लेके 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने क्या बोला है दोस्तों, n जो होता है वो लास्ट वाली प्राकृतिक संख्या होती है। तो n लास्ट में कितना है 50, तो यह आ जाएगा 50 और n + 1 50 + 1 51 डिवाइड बाई 2। तो 2 को 50 से कट करेंगे तो कितना आएगा 25। 2 को 50 से कट करेंगे कितना आएगा 25 और 25 इंटू 51 करके बताइए कितना आ रहा है, सभी लोग बताएं। 25 इंटू 51 करके कितना आ रहा है 51 इंटू 25, 5 यहीं पे कर लेता हूं 51 इंटू 25, 5 एकम 5 5 बचे 25, 2 एकम 2 5 दूनी के 10, 5 5 2 7 2 1। अगर मैं करेक्ट जवाब कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 1275। 1275। तो अगर आपको किसी भी प्राकृतिक संख्या का योग करना है दोस्तों, और वो अगर स्टार्टिंग 1 से है और बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं छोड़ा है, सारी क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दी हैं, तो उसके सम का फार्मूला होता है n + 1 डिवाइड बाई 2, जहां पे n लास्ट वाली प्राकृतिक संख्या है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1 से 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या बीच में नहीं छोड़ा है और n का स्टार्टिंग 1 से है, तो n की जगह हम रखेंगे 100, n की जगह 100, तो ये n की जगह आएगा 100, 100 + 1 से आ जाएगा 101 डिवाइड बाई 2, 2 को 100 से कट करें 50, तो यह जाएगा 0505। तो 1 से 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो आएगा वो 5050 आएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये बातें समझ में आ रही है ना। अगर बातें समझ में आ रही तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है दोस्तों, है ना। ये कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब देना है। मैं वेट करूंगा कि कौन जवाब देता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस ... 200। 1 से लेके 200 के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कि अगर हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके 200 तक दी गई हैं, तो 1 से लेके 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, ठीक है। चलिए एक इस पे और क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। एक बार और ये वाला कर लीजिए कि जैसे आपको ये दे दिया कि प्राकृतिक संख्या 11 + 12 है ना, + 13 + 14 + ... 30 कि 11 से 30 के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। एक तो तरीका है कि छोटा है आप ऐड कर लो, लेकिन अगर क्वेश्चंस बड़े होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बता दे रहा हूं। प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला ये जो फॉर्मूला है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका स्टार्टिंग
पहली प्राकृतिक संख्या से हो और कोई भी प्राकृतिक संख्या बीच में छूटा नहीं हो। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप 1 से लेके n प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला जो फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 2 तभी लगा सकते हैं जब आपका स्टार्टिंग पहली प्राकृतिक संख्या से हो और बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या न छूटी हो। ये 11 है, यानी 1 से 10 की कमी है, 1 से 10 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 1 से 10 प्राकृतिक संख्या ऐड कर लिया और ये जो क्वेश्चंस में दिया है उसको मैंने लिख लिया, 11, 12, 13 है ना, जो क्वेश्चंस में दिया है उसको मैंने लिख लिया और मैं माइनस कर दिया। 1 से 10 अगर मैं ऐड किया हूं तो मैं 1 से 10 माइनस भी कर लिया। 1 से 10 अगर मैंने ऐड किया है तो 1 से 10 मैंने माइनस भी कर लिया। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी बार एक बार बताइए, फटाफट फटाफट बताइएगा। है ना सर, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 1 से लेके 30 तक चला गया है ना। अब हम इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 30 माइनस 1 से लेके 10 तक जाएगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 10, 1 से लेके 10 तक। तो ये 1 से लेके 30 तक चला गया और ये 1 से लेके 10 तक चला गया। अब यहां पे मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं n+1 डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका जो प्राकृतिक संख्या दिया है वो स्टार्टिंग 1 से है और बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं छूटा है। तो लास्ट वाली जो संख्या है वो 30 को रिप्रेजेंट करेगी। तो n की जगह 30 और n+1, 30 + 1 से आ जाएगा 31 डिवाइड बाई 2 माइनस, और ये 1 से 10 तक जा रहा है यानी n की जगह 10, n की जगह 10 और 10 + 1 11 डिवाइड बाई 2। तो 2 को 30 से कट करेंगे तो 15 है ना। तो 31 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1 एकम 1, 1 तिनम 3, 5 5 1 6, 3 1 4। तो ये आ जाएगा 465, 5 11 25 55, तो ये आ जाएगा 410, 410। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आ गई? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, कमेंट में आपको जवाब जरूर देना है, कमेंट में आपको जवाब जरूर देना है। इस क्वेश्चंस का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं चेक करूंगा, है ना, मैं चेक करूंगा। 31 + 32 + 33 प्लस डॉट 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 100, 31 32 33, 31 से लेके 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं दोस्तों, 1 से लेके 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, इसका भी जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि 31 + 32 + 33 + 34 प्लस डॉट 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 100, इस प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो, इसका भी जवाब देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक संख्या जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी बता दूं, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम होल नंबर भी कहते हैं, होल नंबर, है ना। तो प्राकृतिक संख्या अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, नंबर लाइन, और यहां पे मैंने लिखा +∞, और यहां पे मैंने लिखा 0, और यहां पे लिखा मैंने -∞, और नंबर लाइन पे यहां पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे लिखा -1 -2 -3 -4। तो जो हमारी प्राकृतिक संख्या n है जिसको मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता हूं वो होता है 1 2 3, जो काउंटेबल है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं, गणना हम 1 से कर सकते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। यहां 1 2 3 4 5 6 ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर मैं प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दूं
तो आपका वो बन जाता है पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सिर्फ 0 बढ़ा दो, सारी प्राकृतिक संख्या होल नंबर है। बस मैं अगर 0 ऐड कर दूं, है ना, 0 ऐड कर दूं, मतलब ये वाला नंबर भी अगर ऐड हो जाएगा यहां से 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या है। 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी पूर्ण संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर कहते हैं, इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो पूर्ण संख्या हो गया। अब आएगा पूर्णांक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, है ना, इंटीजर। तो वही चीज बनाइए, वही नंबर लाइन बनाइए, वही नंबर लाइन बनाइए। ये आ जाएगा प्लस इंफिनिटिव और ये आ जाएगा दोस्तों माइनस इंफिनिटिव, है ना। ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे निगेटिव आएगा -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, अगर मैं इस साइड बढ़ रहा हूं तो संख्या बढ़ रही है, अंक की वैल्यू बढ़ रही है। राइट हैंड साइड चाहिए, 2 3 बड़ा है, आगे बढ़ा 4 3 से बड़ा है, आगे बढ़ा 5 4 से बड़ा है, 6 7 से बड़ा है। अगर मैं राइट साइड की तरफ जाऊंगा तो बड़ी संख्या मिलेगी, बोलो, है ना। अगर मैं लेफ्ट साइड के साथ आऊंगा तो छोटी संख्या मिलेगी, छोटी मिलेगी, छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या। और इस साइड जाऊंगा तो मुझे बड़ी संख्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। देखिए इस साइड जाइए, इस साइड जाइए, ये 7 7 6 से बड़ा है। अगर मैं इस साइड आऊं तो पहले इस साइड में आऊंगा तो 3 आ गया, 4 से कंपेयर करूं तो 3 छोटा है। तो ऐसे ही मैं अगर इस साइड आऊंगा तो कौन छोटा है, -3 या -2? जल्दी बताइए। या मैं ऐसे बोलूं कौन बड़ा है, -3 और -2 में कौन बड़ा है? जल्दी बताइए, -3 और -2 में कौन बड़ा है? माइनस का मतलब उधारी, प्लस का मतलब आपके पास पैसा है, प्लस का मतलब आपके पास पैसा है, माइनस का मतलब आपने उधार ले लिया है। तो अगर आपने किसी से 3 रुपया उधार लिया है, माइनस का मतलब 3 रुपया उधार लिया है, और किसी से 2 रुपया उधार लिया है, तो 2 वाला जो उधार लिया है वो मैं जल्दी दे दूंगा, तो इसका मतलब मैं बड़ा हूं किससे, -3 से। माइनस का मतलब उधारी होता है दोस्तों, समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि मैंने इस वाले व्यक्ति से 50 रुपया उधार लिया और एक यहां पे व्यक्ति इससे 100 रुपया उधार लिया, तो कौन बड़ा है, -50 या -100? उधार का मतलब माइनस, मैंने उधार लिया -50 इससे, पेन से, और इस वाले से लिया -100, तो मैं 50 रुपया इसको दे के कम से कम 0 रुपया पे तो हो जाऊंगा, उधारी तो नहीं रहूंगा। तो कौन सा बड़ा है, -50 को दे के मैं जल्दी अपना 0 पे आ जाऊंगा, है ना। तो माइनस का मतलब उधार हो गया, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जोड़ दूं, जिसको हम कहते हैं I या Z, इंटीजर को हम I से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। एक बात समझिएगा, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, पूर्णांक को हम कहते हैं इंटीजर। तो इसमें अगर मैं निगेटिव, जैसे ये 0 तो है ही, 0 से हमने पढ़ लिया था कि 1 2 3 4 5 6 ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 0 से ले लेंगे तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी, और अगर मैं माइनस से ले लूं, माइनस से, तो ये हमारा इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। तो दोस्तों समझ में आ गया। जैसे मैं इधर चल गया, 3 बड़ा है 2 से, इधर चलिए -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, है ना। ऐसे जाएंगे बड़ा मिलेगा। जैसे मैं कंपेयर करूं -3 और -2 में, तो राइट हैंड साइड कौन है, -2, उसके लेफ्ट में -3 है, -2 बड़ा है। मैं इस साइड जाऊंगा दोस्तों, बड़ी संख्या मिलेगी, राइट हैंड साइड जाऊंगा, बड़ी संख्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। और अगर मैं ऐसे आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड आऊंगा, लेफ्ट की तरफ आऊंगा, छोटी संख्या मिलेगी, छोटी संख्या। ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको आज 3 चीज पढ़ाया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब जो हम पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं होंगी। सम संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। विभाज्य होने का मतलब
ऐसी संख्या जिसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो उसको कहते हैं कि वो भाज्य विभाज्य कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो वो संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्याएं कहलाती है, या जिनका अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 है, 6 है, 8 है, वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य करने पे पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त हो जाए मतलब शेषफल 0 आ जाए, ये तो मैं बता रहा हूं, या शेष शून्य बचे, वो सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना। जैसे मैंने लिखा 131, क्या ये सम संख्या है? 2 से डिवाइड करो, 2 छक्का 12, 1 1, 2 पचे 10। यहां पे जो शेषफल आ गया, जो रिमाइंडर आ गया, वो 0 नहीं आया दोस्तों। अगर विभाज्य करता तो हमारा शेषफल 0 आता। शेषफल 0 नहीं है, 1 है, यानी 2 131 को डिवाइड नहीं कर रहा है, विभाज्य नहीं कर रहा है। अगर विभाज्य करता तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आता? 0 आता। तो 131 हमारा सम संख्या नहीं है। सम संख्या देखने का यह भी है कि अगर अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक कोई बहुत बड़ा संख्या दिया है, अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 मिले तो समझ लेना वो सम संख्या है। जैसे यहां देखो अंतिम अंक कितना है? 1, तो ये समझ लो ये विषम संख्या है। तो अगर अंतिम अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये समझ लेना विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाज्य नहीं होती है, यानी इनका शेषफल 0 नहीं आता, शेषफल 0 नहीं आएगा, है ना। तो या अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है, तो वो हमारी विषम संख्याएं होती है। चलिए अब मैं कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो यूपीएससी सीसेट 23 में पूछा भी था। इसको आप सभी लोग लिख भी लेना दोस्तों, लिख लेना, है ना। इसको सभी लोग लिख लेना ईमानदारी से। अगर मैंने कहा सम संख्या इवन प्लस इवन क्या आएगा? चलिए लिखिएगा इसको, यानी सम संख्या यहीं पे कर दूं, यहीं पे कर दो, सम प्लस सम क्या आएगा? सम प्लस सम, बताइए। जैसे मैंने सम लिखा 4 और सम लिखा 6, अगर मैं दोनों को ऐड कर दिया तो 10 आ गया, यानी सम आएगा। तो अगर मैं इवन इवन ऐड करूंगा दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। अगर मैं इवन प्लस इवन करूंगा इवन मिलेगा। ये नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ये सभी लोग आप सभी लोग नोट करके लिखिएगा। यहीं से यूपीएससी सीसेट 23 में क्वेश्चन पूछा था। यानी मैं अगर इवन, मैंने इवन 1, इवन 2 और इवन 3 और इवन 4, 4 इवन को ऐड किया, तभी भी हमें क्या मिलेगा दोस्तों? सम संख्या मिलेगा, सम संख्या। इवन का मतलब क्या है कि इवन नंबर है कोई, E2 का मतलब दूसरा इवन नंबर है, E3 का मतलब तीसरा इवन नंबर है, और E4 का मतलब चौथा इवन नंबर है। अगर मैं 4 इवन नंबर को ऐड करूं तो भी हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। देखिए 10 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20, ये 4 इवन संख्या है, 4 इवन संख्या है। अगर मैं इनका सम कर लूं तो हमें इवन ही नंबर मिलेगा। ये देख लीजिएगा, 16, 14, 30, 50, 10, 60, 60 आपका 2 से विभाज्य है, यानी ये सम संख्या है। तो अगर आपको इवन नंबर मिलता है, 4 इवन नंबर मिल जाए, 5 इवन नंबर मिल जाए, हमेशा इवन आएगा। ये भी समझिएगा। अगर मैंने लिखा E1, इवन 1, इवन 2, इवन 3, चौथे वाले को मैंने माइनस कर दिया, 5वें इवन नंबर को माइनस कर दिया, 6वें इवन नंबर को प्लस किया, 7वें को माइनस किया, 8वें को माइनस किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हर एक टर्म इवन है दोस्तों, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो सम संख्या ही होगा। ये याद रख लेना बस दोस्तों, बदल जाएगी जिंदगी, ये याद रख लेना। यहीं से क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 23 में पूछा था। जैसे ये देखिए 10 प्लस 12 प्लस 14 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 30, देखिए क्या आएगा? हर एक टर्म इवन है। हाँ, 10 भी सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है, 14 भी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है,
और 30 भी सम संख्या है। हर एक टर्म इवन है, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे पूरा माइनस हो चाहे पूरा प्लस हो, या प्लस और माइनस दोनों हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका सम संख्या होगा, वो आपका इवन नंबर होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, करके देख लो। 30 10 40 44 10 54 10 64 और 2 66 माइनस 8 6 14। मुझे लग रहा है रिजल्टेंट करने पे 52 आ रहा है, और 52 भी हमारा इवन नंबर है। एक बार ऐड करके देख ली, 30 10 40 10 50 10 60 66 8 6 14। क्या ये बातें समझ में आ रही है? एक बार प्लीज बताइए मुझे। ठीक है, अगर आपके टर्म इवन है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस, हमेशा आपको क्या मिलेगा? इवन ही मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ऑड प्लस ऑड क्या होगा? ऑड प्लस ऑड, ऑड आपका 5 है, दूसरा ऑड 7 है, 7 5 12, तो ये ऑड मिलेगा। यानी विषम संख्या, विषम संख्या प्लस विषम संख्या हम कर दें, विषम संख्या प्लस हम विषम संख्या कर दें, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? सम संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी, है ना। इसको यहां समझिएगा, जैसे मैंने लिखा 7 प्लस 9, दोनों को ऐड कर दे 16, तो ये इवन मिल गया। और ये हमारा कौन सा नंबर है? ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड बराबर इवन मिल गया। ये सीखते रहना बेटा, ये सीखते रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 2 इवन ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, 3 इवन, 3 सम संख्याओं को ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं इवन इंटू ऑड कर दूं तो क्या मिलेगा? इवन इंटू ऑड, यानी अगर मैं सम संख्या, सम संख्या, इवन का मतलब सम जो 2 से विभाज्य, ऑड का मतलब विषम, विषम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, तो क्या मिलेगा? जैसे इवन आपका 6 है और विषम संख्या मैंने ले लिया 5, 6 इंटू 5 से क्या मिल गया? 30, यानी ये आपको मिलेगा इवन, यानी यहां पे मिलेगा आपको सम संख्या, सम संख्या। तो ये आप एक एज्यूम करके दोस्तों बना लेना कि इवन इंटू ऑड क्या होगा, ये आपको एज्यूम करके बनाना पड़ेगा कि इवन इंटू ऑड क्या होगा, सम इंटू सम क्या होगा, है ना। ये आपको एज्यूम करके बनाना पड़ेगा। मैंने एक सम संख्या लिया, है ना, मैंने एक सम संख्या लिया और फिर मैंने एक दूसरे सम संख्या से मल्टीप्लाइड कर दिया, मैंने एक दूसरे सम संख्या से मल्टीप्लाइड कर दिया, क्या मिलेगा? जैसे मैंने एक सम संख्या ले लिया 12 और मैंने दूसरा सम संख्या ले लिया 4, तो 12 इंटू 4 बराबर 48, तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो भी हमें क्या मिल रहा है? सम संख्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन, इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन, इवन इंटू ऑड इक्वल टू इवन, इवन इंटू ऑड इक्वल टू इवन। अच्छा ऑड इंटू ऑड क्या आएगा, ये आप कमेंट में बताएं। ऑड इंटू ऑड क्या आएगा? ऑड इंटू ऑड, यानी विषम संख्या, आपको एक दिया है विषम संख्या और दूसरा भी विषम संख्या दिया है, दूसरा भी आपको विषम संख्या दिया है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? आपको पहला वाला भी विषम संख्या दिया है और दूसरा वाला भी विषम संख्या दिया है, तो विषम संख्या मतलब मैंने ले लिया 5 और दूसरा विषम संख्या मैंने ले लिया 3, 5 तिहाई 15, यानी जो रिजल्टेंट आएगा वो भी विषम संख्या ही आएगा। आप कोई भी ले ले, ठीक है, 7 इंटू 9 63, विषम संख्या ही आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड प्लस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, ऑड इंटू सम इंटू विषम क्या होता है, विषम इंटू विषम क्या होता है, सम इंटू सम क्या होता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है,
आप एज्यूम कर लेना बेटा, है ना। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एज्यूम करना है, जहां पे सम संख्या होगी वहां पे आप 2 4 6 8 कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। जहां पे विषम संख्या होगी वहां पे आप 1 3 5 7 कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। आप फिर कैलकुलेट करके देख लेना कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या सम आ रहा है, वो क्या विषम आ रहा है। ठीक है, तो ये सम और विषम संख्याएं पे हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे दोस्तों अभाज्य संख्याएं, है ना, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, और दूसरा होता है भाज्य संख्याएं। अगर आप यूपीएससी सीसेट 23 का पेपर देखें तो एक क्वेश्चन अभाज्य और भाज्य से भी आया था, जिसको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन सम और विषम संख्या से भी आया था, जिसको हम इवन और ऑड नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ एक से विभाज्य हो और अपने आप वाली संख्या से विभाज्य हो, बीच में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे वो विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, है ना। तो एक से ऐसी बड़ी संख्या, एक को ना तो हम प्राइम नंबर कहते हैं, एक को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, याद रखना, और न ही भाज्य संख्या भी कहते हैं। एक को हम अभाज्य संख्याएं नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना, नहीं कहते हैं, लिख लो, नहीं कहते हैं। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य न हो, जैसे 2 आपका अभाज्य संख्या है क्योंकि ये बीच में किसी से भी विभाज्य नहीं हो रहा है। 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, 5 7 भी है, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से विभाज्य है, तो 9 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। 11 आपका अभाज्य संख्या है, 13 है, 15 भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से, जैसे 11 से भी डिवाइड है, 1 से भी, बीच में किसी से डिवाइड नहीं है। 17 आपका अभाज्य संख्या है, 19 आपका अभाज्य संख्या है, 21 नहीं है, 21 3 से डिवाइड है ना। आपका 23 3 2 5, 27 नहीं है, 29 है, 31 है, ये सारे आपके अभाज्य संख्या हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, इकलौता 2 ही ऐसा है जो एक सम अभाज्य संख्या है। बस सम अभाज्य संख्या एक ही होता है, समझना बेटा, सम इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो सिर्फ 2 है। तो कभी भी क्वेश्चंस में आ सकता हो, इकलौता इवन नंबर का एक ही सम संख्या है, इकलौता सम एक ही संख्या है जो अभाज्य है, वो 2 है। बाकी जो भी सम संख्याएं हैं वो अभाज्य नहीं होंगे क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। और 3 5 7 ये समझना, 2 के डिफरेंस में जो पेयर मिलेगा वो आपको 3 5 7 में ही मिलेगा, है ना, 2 के पेयर में, 2 के गैप में। तो क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? एक बार झमाझम बोल दो यार, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? यस या नो कमेंट करके बताएं। अभाज्य संख्या आ गई, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा अभाज्य संख्या 6n + -1 का जो फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, भाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से भी विभक्त हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, है ना। 1 को न तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं न तो भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड है, 1 तथा खुद नंबर 4 से तो विभाज्य है, लेकिन ये एक और नंबर है 2 से भी विभाज्य है, तो इसको कम से कम, पर अभाज्य संख्या के लिए 2 नंबर से विभाज्य होते हैं, एक से, एक खुद नंबर से। भाज्य संख्या क्या कह रहा है कि 1 से डिवाइड होगा और खुद नंबर से होगा, और कम से कम एक नंबर और ऐसा होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा संख्याएं होनी चाहिए जो इसको विभाज्य करे, 2 से ज्यादा संख्याएं।
तो यहां पे देखिए 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, तो हम 4 को भाज्य संख्या कहेंगे। क्या हम 9 को भाज्य संख्या कहेंगे? जी हाँ, ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा गुणनखंड, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अच्छा, मैं 8 को कहूं, क्या 8 भाज्य संख्या है? हाँ भाई, 1 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भाज्य संख्या है 1 2 4 8। क्या ये 10 क्या भाज्य संख्या है? जी हाँ, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है। 2 से ज्यादा संख्याएं हैं जो इनको डिवाइड कर रही हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए, क्या बातें समझ में आ रही? तो एक बार यस सर जरूर बोल दें यार, यस सर जरूर बोल दें, बात समझ में आ रहा है? तो मैं एक भाज्य और अभाज्य को जोड़ देंगे तो हमें प्राकृतिक संख्याएं मिल जाएंगी, लेकिन उसमें 1 एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं। कल हम स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या के बारे में, है ना। आज हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस कर लें, परिमेय संख्या बताएंगे, अपरिमेय वास्तविक संख्याएं और विभाज्य का नियम भी बताया जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा बेसिक से कर ले। चलिए, क्वेश्चन ये है, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बताना। 1 को ना तो अभाज्य कहते हैं और न ही भाज्य। 0 ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। √2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो मैं बताऊंगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 1 को ना तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं और न ही भाज्य। 1 को ना तो हम प्राइम नंबर कहते हैं ना तो कंपोजिट नंबर, और दूसरा भी सही है, 0 को ना तो हम धनात्मक कहते हैं ना तो ऋणात्मक। कह रहा है कि यदि पी क्यू सम है, यानी P इंटू क्यू को मल्टीप्लाइड करने पे अगर सम आ रहा है ना, तो P और Q हमेशा सम होगा, हमेशा। ऐसे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमेशा ये P और Q अगर सम है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है कि अगर P सम है, चलो P को मैंने 2 ले लिया और Q को मैंने 4 ले लिया, दोनों अगर सम है तो सम तो आ गया। अच्छे, एक को सम ले लो और दूसरे को विषम ऑड ले लो। तो अगर मैंने P को 4 लिया और Q को 3 ले लिया, तभी भी 12, तभी भी सम आ गया। तो यानी यदि एक सम है, अगर एक सम है और दूसरा विषम है, तभी भी सम बन जाएगा। अगर 2 सम है तो सही बात है कि अगर 2 सम है तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो सम आएगा। अगर 2 सम है तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो सम आएगा, लेकिन कह रहा है कि ये हमेशा ऐसा ही होगा ना। अगर एक विषम है 3 और दूसरा सम है 6, मल्टीप्लाइड कर दो 18, तो सम आ गया। एक सम है और दूसरा विषम है 8 इंटू 9 72, सम आ गया। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है कि P इंटू क्यू बराबर सम, अगर P सम है और Q सम है तो मल्टीप्लाइड करेंगे तभी सम होगा, हमेशा ना। अगर P में एक सम है और Q विषम है, मल्टीप्लाइड करेंगे तभी भी सम आएगा, और या P विषम है Q सम है तभी भी आएगा। तो हमेशा वाली चीज तो नहीं होगी, यानी इसका C गलत है, D सही है। अपरिमेय संख्या आगे मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए यहां पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अभी जो मैंने ये पढ़ा है कि x के का मान जिसके लिए x प्लस 1 और x प्लस 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अगर पहला मैं 0 रखूं तो चलो ऑप्शन से ही रख दो, x की जगह 0, 0 प्लस 1, x की जगह 0, 0 प्लस 3, तो 0 1 3, क्या ये अभाज्य संख्या है? ना, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, पहला तो नहीं होगा। अच्छा, मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं, x बराबर 2, मैंने x बराबर 2 एज्यूम किया,
तो x की जगह 2, 2 + 1 3 और 2 + 3 5। तो 2 3 5 जो हमारा आता है वो अभाज्य संख्या है, यानी x बराबर 2 पे ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अगर मैं x की जगह 2 वैल्यू लूंगा तो x + 1 और x + 3 अभाज्य संख्याएं होंगी, प्राइम नंबर होंगी। एक बार सी ऑप्शन पे चेक कर लीजिए। अगर मैं x की जगह 1 ले लूं तो x की जगह 1, 1 + 1 से 2, 1 + 3 से 4। तो ना तो 4 अभाज्य संख्या है ना तो 1 अभाज्य संख्या है। तो x बराबर 1 रखने पे भी ये अभाज्य संख्याएं नहीं आ रही हैं। अच्छा, x की जगह मैं 101 रख दूं, 101, 101 + 1 102, 101 + 3 104, ये भी अभाज्य संख्या नहीं आ रही है। करेक्ट जवाब भी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इम्तियाज अहमद आपको इस चैनल पे बिल्कुल बेसिक से आपको कंप्लीट सी सेट पढ़ाऊंगा। आप इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले, है ना। अगर आपने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले। और आप अपने अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे, ज्यादा कीमत बिल्कुल नहीं है, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं ये बैच। आपको कोड अप्लाई करना है IA10। याद रखिएगा कि अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो अगर आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तो वहां पे आपको रेफरल कोड मांगेगा कि आपको कौन सा कोड डालूं। तो आप IA10 डालिएगा। IA10 डालने के बाद ये जो बैच है आपको 9,999 रुपए में मिलेगा, है ना। 9,999, जिसमें हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, सी सेट भी पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे, मेंस के लिए भी पढ़ेंगे, इंटरव्यू के लिए भी पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के लिए भी पढ़ेंगे, मेंस के टेस्ट सीरीज के लिए भी पढ़ेंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा। आप सोच भी नहीं सकते थे कि 9,999 रुपए में आप कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कर पा रहे हैं। लेकिन रेफरल कोड याद रखिएगा, रेफरल कोड आपको लगाना है IA10। IA10 कोड लगा के ही लीजिए। ये हमारी पाथफाइंडर की बेस्ट टीम है दोस्तों। कोड याद रखिएगा IA10 कोड डाल के आप फटाफट बैच को परचेज करें। अच्छा, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बैच लेना चाहते हैं कि नहीं मुझे अभी सिर्फ एनसीईआरटी ही करना है, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो आप पाथफाइंडर के सर्वश्रेष्ठ टीम के द्वारा एनसीईआरटी कर सकते हैं। और आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IA10 है ना। IA10 कोड डाल के आप इस बैच को 4,999 रुपए में ले सकते हैं। IA10 कोड डाल के आप इस बैच को 4,999 रुपए में ले सकते हैं। एनसीईआरटी बैच स्टार्ट है 15 जून से, जल्दी करिए, लेट मत करिए। आप अगर सी सेट का बैच लेना चाहते हैं, आप सभी को पता है कि सी सेट कई लोगों का गेम खराब कर दे रहा है। जीएस फर्स्ट पेपर में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, जीएस सेकंड पेपर खराब हो जा रहा है। तो मेरे द्वारा सी सेट स्टार्ट किया जा रहा है 1 जुलाई को। बैच आपको पड़ेगा 2,499 रुपया में, लेकिन तब जब आप कोड IA10 डालेंगे। IA10 को डाल के ये बैच आपको मिलेगा 2,499 रुपए में, जहां पे कंप्लीट सी सेट मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, कॉम्प्रहेंशन पढ़ाया जाएगा, DI पढ़ाया जाएगा, DS पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सी सेट पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा। और वो भी यूपीएससी के बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जैसा यूपीएससी का सिलेबस है, जहां पे नंबर सिस्टम के वेटेज ज्यादा हैं, जहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पे डेटा सफिशिएंसी के। लेकिन कोड याद रखिए दोस्तों IA10 कोड डाल के फटाफट ले लें। आपको टेस्ट सीरीज लेना है, बिल्कुल लीजिए, बिना टेस्ट सीरीज के कुछ भी नहीं होता है। आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज लीजिए, मात्र 2,999 रुपया। यहां पे भी जो आपको कोड अप्लाई करना है दोस्तों IA10, जिसमें आपको 24 सेक्शनल जीएस टेस्ट मिलेंगे, 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 8 सी सेट के टेस्ट मिलेंगे। आप मेंस के भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यहां पे भी आपको जो कोड अप्लाई करना है IA10 और मेंस का जो टेस्ट सीरीज मिलेगा 2,499 रुपए मिलेगा, जिसमें 100% सिलेबस कवरेज होगा, 100% होगा, इंप्रूविंग योर आंसर, सारी चीज होने वाली है। और आपका पाथफाइंडर हिंदी में, है ना, आपका बैच यूपीएससी का 15 जुलाई से स्टार्ट है, जिसमें हम 900 से ज्यादा घंटे में आपको पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सी सेट, मेंस के चारों पेपर, प्रीलिम्स का जीएस फर्स्ट पेपर, आंसर राइटिंग, आपको सब कुछ कराया जाएगा। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज मात्र 7,999 रुपए में, इतने कम प्राइस पे करा जा रहा है दोस्तों। इसके लिए आपको जो कोड अप्लाई करना है
IA10 कोड डाल के आप इस बैच को परचेज करिए फटाफट, है ना। ये हमारी पाथफाइंडर की बेस्ट टीम है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया, फटाफट टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। और कभी भी कोई भी बैच लेना है दोस्तों, कोड IA10 जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।